दिल्ली में शास्त्री भवन के सामने कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने सरकार की नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का विरोध किया, जिसके लिए इन्होंने प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका अपनाया। एनएसयूआई के कार्यकर्ता एक ठेले पर हवाई जहाज, ट्रेन, बस, सड़क और टेलीफोन के मॉडल सजाकर शास्त्री भवन के पास पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग हाथों में पोस्टर लिए दिखे जिन पर सरकार विरोधी नारे लिखे थे, जबकि एक कार्यकर्ता के चेहरे पर वित्त मंत्री का मास्क नजर आया तो दूसरे के चेहरे पर प्रधानमंत्री का मास्क दिखा। सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ कांग्रेस का छात्र संगठन एनएसयूआई प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रदर्शन की अगुवाई एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन ने की और उन्होंने सरकारी संपत्तियों को लीज पर देने के केंद्र के फैसले पर सवाल खड़े किए। अगर भाजपा के लिए आज देश चलाना संभव हो चुका है तो हम चाहते हैं कि वो आज भी समय है देश को छोड़े। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने 23 अगस्त को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना का ऐलान किया था और 2 दिन पहले ही राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस योजना पर सरकार को घेरा था। तेजस ट्रेन में अपने पहनावे पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सफाई दी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ट्रेन में अपने पहनावे पर घिर गए। उनकी एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो ट्रेन के अंदर अंडरवियर में घूमते दिखे। ये तस्वीर तेजस ट्रेन की बताई गई, जिसे उसी में यात्रा कर रहे एक यात्री ने शेयर किया, जिसके बाद आरजेडी ने नीतीश से उनकी पार्टी के विधायक के इस व्यवहार पर सवाल पूछने शुरू कर दिए। घूम रहे हैं और महिला विरोध की, जेंट्स विरोध किया, मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। खुद जेडीयू भी इस बात पर गुस्से में दिखी। कहीं न कहीं आज की घटना ने एक बार फिर लोगों को शर्मसार किया है। चौतरफा आलोचना के बाद गोपाल मंडल इस हरकत पर सफाई देने लगे और ट्रेन में अंडरवियर पहनकर घूमने की वजह बताने लगे। अंडरवियर मतलब लंबा से जैसा था वो, और गंजी में थे, गमछी मेरे कांधे पर थी, तो कपड़ा खोले, पेट हमारा खराब था, डेरा में भी गए कई बार। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक आईएसआईएस आतंकी ने मॉल में घुसकर चाकूबाजी की, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने इस हमलावर को मॉल में ही ढेर कर दिया। शूटर अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक्स में फिर इतिहास रच दिया। उन्होंने 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये शूटर अवनी लेखरा का पैरालंपिक्स में दूसरा मेडल रहा। इससे पहले उन्होंने 10 मीटर राइफल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। यानी अब वो एक ही पैरालंपिक्स में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच और बलरामपुर समेत कुछ इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों को जल्द राहत पहुंचाई जाए। प्रदेश के अंदर बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पैरालंपिक्स से जुड़ी हुई एक और मेडल पक्का हो चुका है। जी हां, नोएडा के डीएम सुहास एलवाई बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं और उनसे पदक की काफी ज्यादा उम्मीदें थी। एक और मेडल पक्का हो चुका है, तो इस बार पैरालंपिक्स में मेडल की बरसात हो रही है। बैडमिंटन सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं सुहास एलवाई, जो कि नोएडा के डीएम हैं और उन्होंने बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग भी ली थी और लगातार वो बता रहे थे कि पहले की काम के बोझ की वजह से वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे और 1 महीने उन्होंने प्रैक्टिस की लगातार काम से अलग हटकर। अमृत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमृत, सुहास एलवाई जिनसे पदक की काफी उम्मीदें थी और उन्होंने वो करके दिखाया है। देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। असल 4 कैटेगरी में इन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया है और अभी से कुछ देर पहले जैसे हमने बात की थी कि भगत ने भी असल 3 में वो फाइनल में पहुंचे हैं, मेडल पक्का किया है। उनका मुकाबला आज होगा, लेकिन जो हमारे डीएम साहब है एसएलवाई, उनका मुकाबला कल खेला जाएगा। कल वो गोल्ड के लिए खेलेंगे मुकाबला अपना। और यहाँ पर कहा जाए ना कि देखिए, आज दिल्ली में की हम बात करें तो बहुत तेज बरसात हो रही है और टोक्यो की बात करें तो वहां पदकों की साथ हो रही है। इतिहास में अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि पैरालंपिक खेलों में भारत डबल डिजिट में पहुंचने की हमने सबकी बात भी सोची किसी ने होगी और आज यहाँ पर पदकों की झड़ी लग चुकी है। और जसप्रीत, आप यकीन कीजिए कि आने वाले दिनों में, अभी भी इवेंट खत्म होने में 2 दिन बचा हुआ है, कम से कम 5 से 6 पदक और दावेदारी की जा सकती है। जो भारतीय दल जिस तरह से खेल रहा है, उम्मीद ये है कि पदक की जो झड़ी है, बारिश जो हो रही है, ये और होगी। बिल्कुल अमृत, जो आप आंकलन कर रहे हैं, क्योंकि कल भी आपसे बातचीत हुई थी, वो पूरा हो रहा है, लगातार पदक मिल रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सुहास एलवाई, जिनका फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। लंदन में कुछ लोगों ने कोरोना के खिलाफ चलाए जा रहे वैक्सीन अभियान का विरोध किया।
इन प्रदर्शनकारियों ने वहां दवाइयों को मंजूरी देने वाली संस्था के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। कुछ देर तक हंगामा शांत रहा, मगर फिर प्रदर्शनकारियों ने मेन गेट के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन जबरन अंदर घुसने की कोशिश में जुटे लोगों को पुलिस वालों ने धक्का देकर वहां से हटा दिया। बताया गया कि इस हंगामे की वजह से वहां तैनात 4 पुलिस वाले ही घायल हो गए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में दमकल विभाग की कोशिशों का असर दिखना शुरू हो गया। वहां लंबे वक्त से जल रहे जंगलों की आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। ये कवायद कई दिनों से जारी थी। वहां से इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारी सुलगते पेड़ों की आग बुझाते नजर आए। वो लोग पानी की मोटी धार से जंगल के एक बड़े इलाके को आग की कैद से छुड़ाने की कोशिश करते दिखे। And we're working day and night to protect those homes. इसके लिए प्रशासन ने कई टीमों की तैनाती की। वो लोग एक कतार में जंगल के ऊंचे नीचे इलाकों तक पहुंचे और वहां लगी आग को बुझाने के लिए जरूरी सामान भी अपने साथ लाए। Today is just to again build cold black depth along all of our hand line. कई दिनों से जारी इस आग ने जंगल को तो बख्श दिया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के ऐसे निशान छोड़ गई जिन्हें भुला पाना आसान नहीं। इंसानी बस्तियां शमशान में तब्दील हो गई। लोगों से गुलजार रहने वाले इलाकों में सन्नाटा पसर गया और हर जगह सिर्फ राख ही राख नजर आई। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, लेकिन तालिबानी सरकार का गठन कब होगा? तालिबान की तरफ से बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का सबसे बड़ा चेहरा मुल्ला बरादर होंगे और यह भी तय है कि देश शरिया कानून के हिसाब से ही चलेगा। काबुल की सड़कों पर तालिबान की बख्तरबंद गाड़ियों का मार्च, उस पर सवार तालिबान के लड़ाके और तालिबान का लहराता सफेद झंडा। तालिबान के लड़ाकों की देखरेख में काबुल में राष्ट्रपति पैलेस की सजावट और तैयार होते नए झंडे। इन सब से संकेत साफ हैं कि तालिबान सरकार के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद हर किसी को तालिबान की सरकार के ऐलान का इंतजार था और धीरे धीरे तालिबान की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि मुल्ला गनी बरादर ही अफगानिस्तान की नई तालिबान सरकार के सबसे बड़े चेहरे होंगे। मुल्ला गनी बरादर के नाम की अटकलें पहले से ही लग रही थी, इसलिए किसी को भी इसे जानकर हैरानी नहीं हुई। असल में मुल्ला गनी बरादर तालिबान की नींव रखने वालों में से एक है। वो तालिबान की बुनियाद रखने वाले मुल्ला उमर के करीबी और सबसे भरोसेमंद कमांडर रहे हैं। मुल्ला गनी बरादर को 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था और 2018 में उन्हें शांति वार्ता के लिए रिहा करने के बाद तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख बना दिया गया। मुल्ला बरादर दोहा वार्ता में भी शामिल थे। 1996 से 2001 तक जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर राज किया, तब मुल्ला बरादर ने अहम भूमिका निभाई थी। बीते कुछ दिनों से तालिबान सरकार और उसमें मुल्ला बरादर को मिलने वाली सबसे बड़ी जिम्मेदारी को लेकर संकेत दिए जाने लगे थे। ما اطمینان کلی میتیم به مردم، هیچ تشویشی نداشته باشن. امارات اسلامی افغانستان به خاطر آمده که امنیت را تامین بکنه، حفظ عزت و آبروی مردم را تامین و تضمین بکنه و به خاطر از این ما شب و روز در تلاش هستیم. ان شاء الله حکومت زودتر اعلان میشه، همه دوائر دولتی آغاز به کار میکنن، مردم مشغول به کار میشن، بانک ها و مسائل اقتصادی پس تحرک میان و پس ان شاء الله کشور به سوی अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के साथ ही तालिबान सरकार के लिए सारी अड़चनें खत्म हो गई थी। इसके बाद हर किसी को सरकार के ऐलान का ही इंतजार था, लेकिन सरकार बनने में हो रही देरी की वजह से धीरे धीरे पर्दा हटा। बताया गया कि सरकार के गठन से पहले ही तालिबान और उससे जुड़े बाकी संगठनों के बीच सत्ता के लिए जंग तेज हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण हक्कानी और याकूब गुट के बीच की फुटअव्वल बताई गई। अफगानिस्तान में कैसी सरकार हो और इसमें किन लोगों को जगह मिले, इसे लेकर कई दिनों से कंदहार में बातचीत चल रही थी। इसी बैठक में तय हो गया था कि शेर मोहम्मद अब्बास और मुल्ला याकूब को भी अहम जिम्मेदारी मिलेगी। इस बैठक में सरकार के गठन को लेकर याकूब और हक्कानी नेटवर्क के बीच खींचतान भी हुई। हालांकि तालिबान नेतृत्व दुनिया के सामने एकजुटता दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदरूनी कलह धीरे धीरे बाहर सामने आ ही गई। तालिबान का हार्डलाइनर गुट सत्ता में किसी और को शामिल नहीं करना चाहता था। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब राजनीति से जुड़े लोगों के बजाय सेना से जुड़े लोगों को सरकार में शामिल करना चाहता था, लेकिन दोहा ऑफिस के तालिबानी नेता दूसरे पक्षों को भी शामिल करना चाहते थे। राजनीति से जुड़े लोगों को सरकार का चेहरा बनाने के पक्ष में मुल्ला बरादर भी थे।
किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए तालिबान के सबसे बड़े नेता हिबतुल्लाह अखंजादा की अध्यक्षता में कंदहार में बैठक हुई। इसी में सरकार की सूरत तय की गई। इसी बैठक में तय हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ईरान की तर्ज पर बनेगी, जिसके मुताबिक सरकार चलाने के लिए सुप्रीम काउंसिल बनाई जाएगी। इसके मुताबिक धार्मिक परिषद, जिसे शूरा कहा जाता है, सरकार के लिए दिशा निर्देश यही तय करेगी। शूरा में तालिबान के बुजुर्ग नेता और तमाम कबीलों के लोग होंगे। दोहा वार्ता में शामिल 80% चेहरे तालिबान सरकार में शामिल हो सकते हैं। शेर अब्बास तानकज़ई को नई सरकार का विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। करजई और अब्दुल्लाह को सरकार में जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन इन्हें किसी सलाहकार समूह में रखा जा सकता है। समझा जा रहा है कि नई सरकार में हक्कानी ग्रुप की आधी हिस्सेदारी हो सकती है, इसलिए गुलबुद्दीन हिकमतयार को भी सरकार में शामिल किया जा सकता है। अभी ये कार्यवाहक सरकार होगी। नए संविधान के लागू होने के बाद ही स्थायी सरकार का गठन होगा। ये भी बताया गया कि तालिबान अफगानिस्तान में मौजूद संविधान को रद्द कर 1964-65 के पुराने संविधान को ही फिर से लागू कर सकता है, क्योंकि तालिबान का मानना है नया संविधान विदेशी मुल्कों के अधीन बनाया गया था। इस फैसले की झलक भी मिलने लगी है। तालिबान ने काबुल की एक मस्जिद से घोषणा की। इसके मुताबिक चोरी के जुर्म में पकड़े जाने पर शरिया कानून के तहत आरोपी के दोनों हाथ काटे जाएंगे। यानी तालिबान सरकार का रंग रूप फिलहाल तय हो गया है और अंदरूनी कलह थमता दिख रहा है। लेकिन ये तालिबान का नकली चेहरा है। मजहब के नाम पर खून खराबा करने वाले तालिबान के आतंकी जब पंजशीर के लड़ाकों के डर से भागे तो गुलबहार की एक मस्जिद में बम छोड़ गए। एनआरएफ ने तालिबान की इस करतूत को इस्लाम विरोधी बताया है। तालिबान की इस हरकत के बाद गुलबहार में लोग उनके खिलाफ गुस्से से भरे नजर आए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और सरकारी जमीन पर बने कई मकानों को तोड़ दिया। प्रशासन ने बताया कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर हुई, जिसके लिए वो पूरे दल बल के साथ रायपुर गांव पहुंचा और उसने खुदाई करने वाली 2 मशीनों की मदद से सरकारी जमीन पर बने इन मकानों को एक एक कर ढहा दिया। जिस वक्त ये कार्रवाई की गई, वहां इन मकानों में रहने वाले लोग भी मौजूद रहे, जो अपने आशियानों को उजड़ता देख मायूस हो गए। प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया और जब इन लोगों ने अपने आप कब्जा नहीं हटाया तो ये एक्शन लिया गया। कुछ घंटे चली कार्रवाई के बाद सरकारी जमीन पर मलबे का ढेर नजर आया, जिसे ले जाने के लिए वहां एक डंपर भी मंगाया गया। साथ ही अवैध कब्जा हटाते वक्त कोई हंगामा और विरोध न हो, इसके लिए वहां पुलिस की तैनाती भी दिखी। सिरसा में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल की। हरियाणा के सिरसा में उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल की। साथ ही प्रदर्शन के दौरान किसी वीआईपी को सुरक्षित बाहर निकालने का भी अभ्यास किया। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी अगर नियमों को तोड़ते हुए दिखाई देंगे तो अब उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। स्पेशल पुलिस कमिश्नर मुक्तेश चंद्र ने ऑर्डर पास करते हुए कर्मचारियों से नियमों का पालन करने की अपील की। भारत सरकार ने स्वास्थ्य मंत्रालय की एक टीम यूपी के फिरोजाबाद भेज दी। ये टीम लोगों से बातचीत कर इलाके में फैले बुखार के बारे में जानकारी जुटाएगी। वहाँ इस रहस्यमय बुखार की वजह से कई बच्चों की मौत हो गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह को एक खत लिखा और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में एक सड़क बनवाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोटे विमानों और क्षेत्रीय एयरलाइन ऑपरेटर्स के साथ बैठक की। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विमानों और क्षेत्रीय एयरलाइन ऑपरेटर्स की समस्याओं को जाना और किस तरह से हवाई संपर्कों को और बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर सुझाव लिए। यूपी के फिरोजाबाद में सरकार ने डेंगू की बढ़ते मामलों के बाद 1 महीने तक कूलर में पानी डालने पर रोक लगा दी। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया से आग की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां जंगलों में लगी आग ने हाईवे का रुख कर लिया, जिसके बाद हालात डरावने हो गए और सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए ये आग कुछ जगहों पर जान की दुश्मन बन गई। चलती कार से बनाए गए एक वीडियो में दिखा कि हाईवे के किनारे कई किलोमीटर तक धू कर पेड़ पौधे जल गए। एक जगह तो एकदम से इतनी आग धधक उठी कि एक मोटरसाइकिल सवार को रास्ता बदलना पड़ गया। हाईवे के किनारे मौजूद झाड़ियों से निकले काले धुएं ने सारे इलाके पर कब्जा कर लिया। एक जगह से तो इतना धुआं उठा मानो किसी ने तेल के कंटेनर को आग के हवाले कर दिया हो। वहीं जंगली इलाकों का हाल तो और बुरा नजर आया। वहां कई एकड़ की वन भूमि पूरी तरह तबाह हो गई। जंगल में मौजूद दमकल की टीम के सामने इस पर काबू पाना बड़ी चुनौती बनकर उभरा। वो उस जगह का मुआयना करते नजर आए जहां आग की लपटों ने सब कुछ तबाह कर दिया। हालांकि प्रशासन का आरोप है कि आग किसानों ने खुद अपने खेतों में लगाई थी, जो हवा की वजह से फैलती चली गई।
राजस्थान में आज 6 जिलों के पंचायत चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही जिलों के पंचायत चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर पर सबकी नजरें हैं। जोधपुर में 37 वार्डों में चुनाव होने थे, लेकिन एक वार्ड में प्रत्याशी को निर्विरोध चुन लिए जाने से कांग्रेस का खाता पहले ही खुल गया। वहीं 36 वार्डों की मतगणना के बाद नतीजे अब सामने आएंगे। इससे पहले राजस्थान में 27 जिलों में पहले ही पंचायत चुनाव हो चुके हैं, जिनमें बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस से भारी रहा था। कोरोना वायरस की गंभीरता को देखते हुए रेलवे ने अब ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए यूवी लाइट के जरिए सैनिटाइजेशन की शुरुआत कर दी। राजधानी दिल्ली में शताब्दी एक्सप्रेस में सबसे पहले इसका इस्तेमाल हुआ, जहां प्लेन की तर्ज पर यूवी लाइट से पूरे रेलवे कोच को डिसइंफेक्ट किया गया। इसकी खास बात यह थी कि यह पूरी तरह रिमोट से चलाई जाने वाली मशीन बताई गई, क्योंकि यूवी किरणें इंसानों के लिए हानिकारक होती हैं, इसलिए इसे रिमोट कंट्रोल से चलने वाला बनाया गया है। वायर्ड अगर होगा तो ऑपरेटर को उस मशीन के पास रहना पड़ेगा, बट वायरलेस के अंदर आप इसको 200 मीटर की दूरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मशीन अपनी खास डिजाइन की वजह से बहुत संकरी जगहों पर भी आसानी से जा सकेगी। फिलहाल इसका इस्तेमाल 2 शताब्दी एक्सप्रेस में किया जाएगा। शताब्दी कोचेज को इसलिए लिया गया है क्योंकि इन कोचेज में लोग जो है वो बैठ करके चलते हैं और दूरी 2 लोगों के बीच में काफी कम होती है। ये मशीन 7 फीट तक अपने हाथों को फैला सकती है और उसके इस्तेमाल करने का तरीका भी काफी आसान बताया गया। एक्सटेंड करने के लिए आपको इन्हीं स्विचेस को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना होता है। बाय स्विचिंग ऑन दिस बटन यू कैन कंट्रोल द यूवीसी लाइट। यूवी लाइट का प्रयोग एयरक्राफ्ट को सैनिटाइज करने में किया जाता है। दावा किया गया कि इसके जरिए महज 45 सेकंड में पूरे रेलवे कोच को सैनिटाइज किया जा सकेगा। लेकिन यूवी लाइट यानी अल्ट्रावायलेट लाइट ट्रेनों को सैनिटाइज करने के लिए इस्तेमाल क्यों होने लगी? क्या इस काम के लिए सैनिटाइजर कारगर नहीं है? तो पहले यह समझिए कि यूवी होती क्या है। असल में पृथ्वी को रोशनी देने वाला सूरज ही अल्ट्रावायलेट किरणें बिखेरता है। अल्ट्रावायलेट किरणें 3 तरह की होती हैं, UVA, UVB और UVC। UVA और UVB किरणें पृथ्वी पर आती हैं। UVA किरणों से त्वचा पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। ये त्वचा को टैन भी कर देती हैं, यानी धूप में ज्यादा देर रहने पर त्वचा जो काली पड़ जाती है ना, वो UVA किरणों की वजह से हुई टैनिंग का नतीजा होती है। वहीं UVB किरणों से सनबर्न हो जाता है, मतलब धूप में ज्यादा देर रहने पर त्वचा लाल पड़ जाती है, उसमें दर्द होने लगता है, उसे सनबर्न कहते हैं। UVB किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि स्किन कैंसर तक हो सकता है, इसलिए हमेशा सनस्क्रीन पर UVA और UVB से बचाने का दावा लिखा होता है। लेकिन उनसे भी खतरनाक होती हैं UVC किरणें। ये कितनी खतरनाक होती हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि ये पृथ्वी पर मौजूद हर जीव को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती हैं, चाहे कीड़ा हो या जानवर या पंछी या फिर इंसान। UVC किरणों की इसी ताकत की वजह से उनका इस्तेमाल बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए किया जा रहा है। कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि UVC लाइट वायरस और बैक्टीरिया को मार सकती है। मगर डरिए मत, राहत की बात यह है कि UVC किरणें पृथ्वी तक पहुंच ही नहीं पाती। पृथ्वी की ओजोन लेयर उनको ब्लॉक कर देती है, मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में उन्हें घुसने नहीं देती। ओजोन लेयर को आप यूं समझिए कि यह पृथ्वी के इर्द गिर्द मौजूद सुरक्षा का एक घेरा है। अब चूंकि पृथ्वी पर यह UVC किरणें आती नहीं है, इसलिए धरती पर इन्हें रेप्लिकेट किया जाता है, यानी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है, ताकि इनका इस्तेमाल वायरस वगैरह मारने के लिए बनाए गए उपकरणों में किया जा सके। मगर अल्ट्रावायलेट लाइट्स में ऐसा होता क्या है कि वो वायरस को मार देती है? असल में यूवी लाइट वायरस और बैक्टीरिया जैसे कीटाणुओं के DNA को ही नष्ट कर देती है। अब DNA नष्ट करने से क्या होता है? DNA नष्ट होने से वायरस आगे रेप्लिकेट यानी अपनी और कॉपी नहीं बना पाता और नहीं फैल पाता। DNA वो चीज है जो हर जीव के सेल में होता है। इसके बिना जीवन मुमकिन ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर वो सारी जानकारी होती है जिससे कोई जीव बनता है, और इसी अहम चीज को यूवी लाइट खत्म कर देती है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद बरादर की संभावित सरकार को महिलाओं ने चुनौती दी है। महिलाएं तालिबानी सरकार में अपनी हिस्सेदारी को लेकर हेरात में सड़कों पर उतर आई। एक तरफ तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो चुका है, तो दूसरी ओर मजहब के नाम पर बन रही सरकार को लेकर कई कट्टरपंथी खुश भी नजर आए। अफगानिस्तान के हेरात में हाथों में विरोध की तख्तियां और जुबां पर नारे लेकर सड़कों पर महिलाओं का उतरना कोई मामूली घटना नहीं। अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए घर के बाहर जगह न होने की दलील देने वाले तालिबान के राज में बुर्का नशी महिलाओं का प्रदर्शन कोई मामूली घटना नहीं।
अफगानिस्तान में सड़कों पर 50 से ज्यादा महिलाओं का रैली निकालकर सभा करना कोई मामूली घटना नहीं। ये महिलाएं तालिबान के खौफ और दहशत के बावजूद घर की दहलीज लांघकर सड़कों पर निकली हैं, तो इसका एक खास मकसद है। इन महिलाओं की मांग है कि भले ही देश में तालिबान की ही हुकूमत क्यों ना हो, उनसे उनका हक नहीं छीना जाए। इन महिलाओं की मांग है कि तालिबान की सरकार में महिलाओं को भी बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये महिलाएं हेरात में गवर्नर के दफ्तर के बाहर तक पहुंच गईं और कहा कि बीते 20 साल में संघर्ष कर उन्होंने जो कुछ हासिल किया, अब वो उसे खत्म नहीं होने देंगी। حق و حقوقی که به مدت 20 سال تلاش کردین، زحمت کشیدین، دستاوردهای اخیر زنان نباید نادیده گرفته بشه. خواست ما از جامعه جهانی است که به خواسته های زنان لبیک بگن و صدای تک تک از زنان و جوانان افغانستان در سرتاسر دنیا باشن. इन महिलाओं का दावा है कि वो एकजुट है और उन्हें अपना हक मांगने में किसी का डर नहीं। अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह महिलाओं के लिए दफ्तर के दरवाजे बंद होने की खबरें आईं, उसने इन महिलाओं को हिला कर रख दिया। महिलाओं के लिए बिना पुरुषों के घर से बाहर निकलने पर रोक और 10 साल से ज्यादा उम्र में पढ़ाई पर रोक की खबरों ने भी इन्हें झकझोर दिया। अब ये महिलाएं नारा लगा रही हैं, बुर्का पहनने को हैं तैयार, मिले पढ़ने का अधिकार। من میخوایم میره بگویم که ما 20 سال قبل به جرم متعلم بودن و بعد از 20 سال به جرم آموزگار بودن یا زن بودن خانه نشین شدم. हेरात में महिलाएं प्रदर्शन के लिए निकली तो इसने काबुल की महिलाओं को भी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत दी। काबुल में भी कुछ महिलाएं ऐसी ही मांगों को लेकर विरोध जताने सड़कों पर निकल आईं। इस गुस्से की वजह साफ है। 20 साल पहले जिन्हें पढ़ाई करने और स्कूल जाने पर अपराधी माना जाता था, अब 20 साल बाद उन्हें टीचर और महिला होने की वजह से अपराधी माना जाना गवारा नहीं, भले ही अंजाम कुछ भी हो। जाहिर है पिछले 20 सालों में कुछ बदला हो या ना बदला हो, अफगानिस्तान में रहने वाली कई महिलाओं की सोच जरूर बदल गई है। तालिबान ने जब काबुल में कदम रखा तो उन्होंने अपना उदारवादी चेहरा दिखाते हुए ये कहा कि महिलाओं को वो उनका पूरा अधिकार देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, तालिबान के कदम अफगानिस्तान में और मजबूत हो रहे हैं, वैसे वैसे उनका असली चरित्र और दोमुहा चेहरा सामने आ रहा है। यही कारण है कि महिलाओं में नाराजगी बढ़ रही है। एक तरफ महिलाएं अपनी असली आजादी की मांग करती दिखीं, तो दूसरी तरफ काबुल से एक अलग आवाज भी सुनाई पड़ने लगी। तालिबान के कब्जे के बाद अब काबुल की सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है और ज्यादातर दुकानदार मक्खी मारते। चहलकदमी है तो हथियारबंद तालिबान लड़ाकों की बस, वरना तो शहर में बर्बादी और अमेरिका की छोड़ी कुछ निशानियां ही दिखाई पड़ती हैं। लेकिन इसके बावजूद मजहब के नाम पर तालिबान के आने से कुछ लोग खुश हैं। I'm happy because this is an Islamic country. We are Muslims and Muslims don't like invaders. People were martyred in last 20 years for Islam. Now we are happy that Islam and Muslims are here. लेकिन हर आदमी की ऐसी ही सोच काबुल में भी नहीं। कारोबार चौपट होने, बैंकों के बंद होने और तालिबान के डर से लोगों के घरों से बाहर न निकलने का असर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इस अंदेशे ने ही कई लोगों को चिंता में डाल दिया है। Our business has been hit hard. People do not come to buy things. They might be afraid to come out or they might not have any money. Our business has suffered a lot. There are also lots of issues with banking services. Only the central bank is open. The rest of the banks are still closed. We have lots of problems and people do not have enough money. तालिबान राज का सोच सोच कर ही कुछ परेशान है तो कुछ लोग खुश भी हैं। लेकिन इन सब से हटकर कुछ लोगों को मुल्क के लोगों की जान की फिक्र है। बदले हालात में देश की माली हालत खराब है और इसका सबसे बड़ा असर हेल्थ सेक्टर पर पड़ रहा है। फिलहाल इसकी चिंता तालिबान को भी नहीं, सरकार बनाने और पंजशीर पर कब्जे की तरफ ध्यान देने वाले तालिबान की बेफिक्री देखकर स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों ने मीडिया के सामने आकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की गुहार लगाई। इन लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद के बिना अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ जाएंगी और हजारों बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे इलाज के बिना मर जाएंगे। थर्ड एसी में सफर के डिब्बे बदलने वाले हैं। जहां यह बदलाव होगा वहां AC3 का नाम बदलकर AC3 इकोनॉमी हो जाएगा। मतलब सफर कुछ सस्ता हो जाएगा क्योंकि नई तरह के डिब्बों में ज्यादा लोगों के बैठने की जगह होगी।
न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की खबर है कि इन नए डिब्बों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, जिसके बाद कई ट्रेनों में स्लीपर क्लास के डिब्बों की जगह भी AC 3 इकोनॉमी क्लास के डिब्बे लगा दिए जाएंगे। इससे सफर सस्ता तो होगा ही, ज्यादा लोगों के बैठने की जगह भी बनेगी। योजना तो गरीब रथ ट्रेनों में भी बदलाव करने की है। इन ट्रेनों में जो 3rd AC के डिब्बे पहले से लगे हुए हैं, उनकी जगह ये नए AC 3 इकोनॉमी क्लास के डिब्बे लगाए जा सकते हैं। और ये बदलाव कुछ ऐसा होगा कि जिससे गरीब रथ ट्रेनों में 3rd AC का किराया बढ़ जाएगा, मतलब लोगों का सफर कुछ महंगा हो जाएगा। अब समझिए कि पहले 3rd AC के एक डिब्बे में कितने लोग बैठते थे। हर कंपार्टमेंट में 8 सीटें, हर कूपे में 8 सीटें होती थी। आमने सामने 3 और साइड की 2 सीटें। साइड की ये जो 2 सीटें होती थी, उनका नाम होता था साइड अपर बर्थ और साइड लोअर बर्थ। बदलाव इन्हीं साइड वाली बर्थ में हुआ, क्योंकि पहले तो साइड में केवल 2 सीटें होती थी, लेकिन अब साइड में 2 की बजाय 3 सीटें हो जाएंगी। जैसे आमने सामने की 3 सीटें होती हैं, ऊपर नीचे और दोनों के बीच में, वैसे ही साइड की सीटें भी 3 होंगी। पहले जो 2 सीटें हुआ करती थी, उनके बीच में 1 सीट और जो एक बर्थ और जोड़ी, माफ कीजिएगा, ये सीटों की बात नहीं हो रही है, बर्थ की बात हो रही है। आमने सामने 3 बर्थ होती हैं, ऊपर नीचे और बीच में। इसी तरह साइड में 3 बर्थ हो जाएंगी, ऊपर नीचे और बीच में। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब एक ही डिब्बे में पहले से ज्यादा लोग बैठेंगे तो सफर सस्ता होने की बजाय महंगा कैसे होगा। तो उसका जवाब यह है कि ये जो साइड में 3 बर्थ वाले डिब्बे हैं, ये खास तरह के डिब्बे हैं। वो डिब्बे हैं जो इससे पहले कुछ और ट्रेनों में भी लगाए जा चुके हैं। जिन ट्रेनों में ये डिब्बे इससे पहले लगे हैं, उन ट्रेनों का सफर इन डिब्बों की वजह से कम हो गया। मतलब इन्हीं डिब्बों के कारण सफर सस्ता हुआ है। इससे यूं समझ लीजिए कि करीब 800 किलोमीटर के सफर के लिए 3rd AC का किराया 1175 रुपए लगता है, लेकिन नए डिब्बों के इस्तेमाल के बाद इन 1175 रुपए किराए से 90 रुपए कम हुए और किराया हो गया 1085 रुपए। लेकिन गरीब रथ के मामले में यह आंकड़ा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि गरीब रथ में तो पहले ही 800 किलोमीटर के सफर का किराया केवल 815 रुपए। अब अगर 1085 रुपए इसी सफर के लगने लगेंगे तो लोगों के लिए तो यह सफर 270 रुपए महंगा हो जाएगा। देश में अभी कुल 26 जोड़ी गरीब रथ ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चल रही हैं, और सभी में अगर इस तरह के डिब्बे लगाए जाएंगे तो इन डिब्बों की जरूरत भी बढ़ेगी। इसके लिए 800 नए डिब्बे तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि इस तरह के डिब्बे बनाने के पीछे की सोच यही रही है कि AC में सफर कुछ सस्ता किया जा सके और ज्यादा लोगों को ट्रेन में बैठने की जगह मिल पाए। बिल्कुल नए डिजाइन से रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इसे तैयार किया है। कर्टन की बात करें तो इसे आप यूं खोल सकते हैं, इसे बीच में भी आप फंसा सकते हैं कि अगर आपको पूरा इसे ओपन ना करना हो तो। इस तरह से ये कोच तैयार है। रेलवे ने 800 ऐसे कोच बनाने का लक्ष्य रखा है इस साल। आज की ताजा खबर में इतना ही।